जय हिंद दोस्तों, शिखर सीरीज की पहली क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एनसीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं निशान निराला आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस शिखर सीरीज की पहली क्लास है जिसमें हम लेकर आए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर होने वाला है साइंस का, जो एनसीईआरटी के द्वारा हम बताए थे कि जो भी हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बेस पढ़ाएंगे। तो एनसीईआरटी के पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वही चैप्टर हम लोग लेकर आए हैं। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से सबसे पहले आज थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एक दो वीडियो में थ्योरी को ख़त्म करके उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा आज का अपना दिखाते हैं क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला प्रश्न होगा यहाँ पर कि चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, सभी को पता होगा। तो चलिए चलते हैं सीधा क्लास पर। तो आप लोग देख सकते हैं आपको सबसे पहले पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। बताइए आप लोग कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, यही आपको सबसे पहले पढ़ना है। अगर कोई चीज़ तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। यानी चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। बताइए आप लोग कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो समझिए, एक सिंपल सी बात समझिए कि जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकता है। मान लीजिए कि ए पदार्थ है और बी पदार्थ है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। उसी को क्या बोलेंगे तो रासायनिक समीकरण। जैसे समझिएगा यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ए नाम के पदार्थ है और एक बी नाम के पदार्थ है। अब जब दोनों मिलेगा तो मिलने के बाद सी नाम के पदार्थ बनेगा। ये जो बनेगा इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए देखिएगा आप लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आप लोग समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अभी जो हम आपको बताएं कि कोई ए नाम के पदार्थ होगा और कोई बी नाम के होगा, कोई ए नाम के होगा और कोई बी नाम के होगा। अब जब जो नया बनेगा उस सी नाम के बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो नया बनेगा वो क्या बनेगा तो सी नाम के पदार्थ बनेगा। जैसे इसको बोलेंगे पुराने पदार्थ। अब जो हमारा बन गया वो नया पदार्थ बन गया, यानी नए गुणों के साथ बन गया। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमने आपके लिए परिभाषा भी लिख रखा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको कैसे एग्जाम में लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। फिर से आप लोग देखिए, जब एक या फिर एक से अधिक, एक भी हो सकता है एक से अधिक भी हो सकता है, यानी जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में मिलेगा उसके बाद नए गुण वाले पदार्थ बनाना है। सेम गुण नहीं होना चाहिए, उसका नया गुण होना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो उसी को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। उसी को क्या बोलेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बताते हैं। देखिए आगे, तो आगे आप लोग समझिएगा तो रासायनिक अभिक्रिया के ही सब उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया के क्या है तो उदाहरण है। आप लोग समझिए, उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या है, मैग्नीशियम का जलना। लेकिन इससे पहले हम लोग समझेंगे कोई और एग्जाम्पल जो कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि दूध का दही बनना बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। आप सभी को देखकर मुंह में तो पानी आ ही गया होगा, यानी दूध से दही बनना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दूध तो देखे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है तो दूध है। ये बोतल में क्या है तो दूध है। अब दूध से क्या बन गया तो दही बन गया। दूध से क्या बन गया मेरे भाई तो दूध से दही बन गया। अब बात किया जाए तो दूध जो है पुराना पदार्थ है। दूध क्या है तो पुराना पदार्थ है। और जो हमारा दही बन रहा है, जो दही बना है, ये बिल्कुल नया पदार्थ बनेगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ। रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जब
एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे पुराना पदार्थ यहाँ पर क्या लिए? तो दूध लिए, अब दूध से दही बन गया, दही जो होगा नया पदार्थ होगा, यानी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग कि दूध का दही बनने पर इसके गुण बदल जाता है। इसके गुण क्या होता है? बदल जाता है। जैसे ऐसे भी सोचिए, हम लोग स्वाद जब देखेंगे तो दूध तो हल्का थोड़ा सा मीठा लगता है, लेकिन जब दही को हम लोग खाएंगे तो दही क्या होगा? खट्टा लगेगा, यानी इसका गुण क्या होगा? तब बदल गया। गुण क्या हुआ? तो बदल गया। यानी ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। और नया पदार्थ बनता है, यानी दूध से क्या बन गया? तो दही बन गया, जो कि बिल्कुल नए पदार्थ है। इसलिए यह भी क्या होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया। ये भी क्या होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया। तो कोई पूछे कि दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, तो जवाब देना है कि अब रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है मेरे भाई। चलिए आगे समझाते हैं आप लोग कि उदाहरण नंबर 3 था। चलिए अब उदाहरण नंबर 1 के बात करते हैं। 1 आप लोग के लिए छोड़ दिए थे। चलिए देखिए, उदाहरण नंबर 1 बोला गया है कि मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम का जलना यानी मैग्नीशियम का जो जलना है ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। सबसे पहले इसको समझने से पहले इसको पढ़िए थोड़ा सा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है कि मैग्नीशियम की पट्टी को जलाने पर, मैग्नीशियम की जो है दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम की पट्टी है, ये मैग्नीशियम की क्या है? तो पट्टी है। इसको जलाने पर यह चमकदार सफ़ेद प्रकाश देती है। जब मैग्नीशियम की पट्टी को जलाएंगे तो क्या देगा? तो चमकदार सफ़ेद प्रकाश देगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम को पट्टी को जलाया जा रहा है, तो यहाँ पर जब जल रहा है तो सफ़ेद सफ़ेद देखिए प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो दे रहा है। और सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और सफ़ेद रंग का ही क्या बन रहा है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यानी इसको भी रासायनिक अभिक्रिया बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? तो बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? तो मैग्नीशियम की पट्टी को जब हम जला रहे हैं तो चमकदार सफ़ेद प्रकाश दे रहा है, यानी जो कि नया पदार्थ दे रहा है। और सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बना रहा है, जो कि क्या है? तो एक नया पदार्थ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जब देखिएगा अच्छे से तो देखिए इधर यहाँ पर मैग्नीशियम लिया गया है और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाया गया। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाया गया, एक तरह से कह सकते हैं कि जलाया गया। तो जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जब हम बात करेंगे तो ये दोनों जो था, ये जो नया पदार्थ है कि पुराना पदार्थ, आप लोग बताएंगे तो क्या हो जाएगा? तो पुराना पदार्थ हो जाएगा। क्या होगा? पुराना पदार्थ होगा। अब देखिए पुराना पदार्थ होगा। अब जो हम लोग के बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो होगा ये नया पदार्थ होगा, यानी बिल्कुल नया पदार्थ बन रहा है। आप लोग समझ सकते हैं, यानी पुराना पदार्थ से नया पदार्थ बना, वहाँ कौन अभिक्रिया हो जाएगा? तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। आशा करते हैं उदाहरण समझ में आया होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, दूसरा नंबर एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो दूसरा नंबर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? तो लोहे पर जंग लगना, यानी लोहे पर जंग लग रहा है। लोहे पर क्या हो रहा है? तो लोहे पर जंग लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक लोहा के कील है और इसमें ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? तो ये जंग है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को जंग बोलते हैं। अब समझते हैं कि लोहा में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया कैसे है। चलिए इसको पहले बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि लोहा में जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है? लोहा में जंग लगने के लिए कौची ज़रूरत है? तो सबसे पहले आप लोग समझिए, इसके लिए लोहा तो ज़रूरत रहेगा, यानी आयरन ज़रूरत रहेगा। उसके बाद ऑक्सीजन और उसके साथ साथ नमी भी ज़रूरत है। आप लोग देखे होंगे कहीं पर कोई लोहा वाला सामान रखा होगा, जब बाहर में रखा गया होगा तब उसमें जंग लगेगा। अगर उसको घर में बहुत अच्छे से रखिएगा, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन भी ढंग से, ऑक्सीजन तो ऐसे पहुँच जाएगा। अगर वहाँ पर नमी की मात्रा ना रहे, नमी समझते हैं आप लोग? जैसे नमी की मात्रा कहने का मतलब है, एक तो ज़मीन पर मतलब पानी गिरने के बाद
जो थोड़ा थोड़ा सूख जाता है और थोड़ा थोड़ा गीला रहता है उसी को क्या बोलते हैं, तो नमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो नमी बोलते हैं। यानी जब आप किसी भी लोहे के सामान को पानी में छोड़ दीजिएगा तो कुछ समय बाद देखते हैं कि उसको पर यानी जो लोहा के सामान रहता है उसके ऊपर थोड़ा चित्ता चित्ता जैसा पड़ जाता है, यानी इस तरह से थोड़ा थोड़ा जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से जंग लगने की शुरुआत पूरा तेज़ी से होने लगता है, यानी समझिए कि पूरा लोहा में जंग पकड़ लेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसके लिए कौन सी ज़रूरत है, यानी लोहा में जंग लगने के लिए सबसे पहले आयरन, उसके बाद ऑक्सीजन और नमी, ये 3 चीज़ रहेगा तभी लोहे में जंग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। चलिए समझिए, यानी आयरन, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगती है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी लोहे में जंग लगना भी क्या है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना क्या है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया दर्शाया गया है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर आयरन लिया गया, इसको आयरन बोलिएगा आप लोग, और ये क्या है, तो ऑक्सीजन है। ये क्या है मेरे भाई, तो ये ऑक्सीजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे नमी। क्या बोलेंगे, तो नमी। अब जब ये तीनों मिला तो एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, उसका नाम है जंग। उसका नाम क्या है, जंग। और जंग के ही सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा। जंग के क्या है, तो सूत्र है Fe2O3 × 10H2O। ये क्या है, तो जंग के सूत्र है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और अगला एग्जाम्पल समझते हैं। दूध का दही बनना, ये तो देख लिए हम लोग, और आगे चलते हैं। अगला है अंतर समझे, यानी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर समझना है। एक चीज़ पहले समझिए कि भौतिक रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले, दोनों में अंतर समझने से पहले आप लोग देखिए कि भौतिक अभिक्रिया क्या है। यानी रासायनिक अभिक्रिया तो हम लोग समझ लिए, अब हम लोग को समझना है भौतिक प्रक्रिया, यानी भौतिक बोल सकते हैं, भौतिक परिवर्तन भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। भौतिक परिवर्तन क्या बोल सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन बोल सकते हैं इसको। जैसे देखिए, किसी को ढांचा में अगर परिवर्तन कीजिएगा, किसी के ढांचा में परिवर्तन कीजिएगा, उसके बाद वही चीज़ रहे, उसी को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। उसी को क्या बोलेंगे, तो भौतिक परिवर्तन। जैसे आप लोग समझिए, मान लो कि जल है, क्या है, तो जल है। जल से हम इसको बर्फ़ बना दिए। जल से क्या किए, तो बर्फ़ बना दिए। यानी समान जल है, उसको अगर हम ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, तो बर्फ़ बनेगा। जल से क्या बनेगा, तो बर्फ़ बनेगा। अब बताइए कि बर्फ़ से हम पुनः जल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो आप लोग बोलिएगा बना सकते हैं। यानी बर्फ़ को जब हम गर्म करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बर्फ़ से क्या बन जाएगा, तो जल बन जाएगा। अगर हम बर्फ़ से जल बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो गर्म करने पड़ेगा। यानी गर्म नहीं करना है हमने, जैसे मान लीजिए कि आइसक्रीम है, और जब उसको हम लोग वायु के संपर्क में लाएंगे, यानी बाहर वाला जो टेम्परेचर है थोड़ा ज़्यादा है, जब उसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा, तो बर्फ़ जो है पिघलना स्टार्ट कर देगा, और पिघल के क्या बन जाएगा, तो जल बन जाएगा। पिघल के क्या बनेगा, तो जल बन जाएगा। और जब हम जल से हमको बर्फ़ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ठंडा करना पड़ेगा। होगा कि नहीं? अब बताइए कि जब जल से बर्फ़ बन रहा है और फिर बर्फ़ से जल बन जा रहा है, फिर जल से कुछ बन जा रहा है, बर्फ़, और बर्फ़ से जल, यानी इसको बोला जाएगा भौतिक परिवर्तन। इसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, इसका ढांचा में परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि पहले पिघला हुआ था, यानी इसको द्रव बोला जा सकता है। इसको क्या बोल सकते हैं, द्रव। और ये वाला जो बन रहा है इसको क्या बोलिएगा, तो इसको क्या बोलिएगा आप लोग, जैसे ये द्रव है और ये बर्फ़ बन गया तो समझिए कि ठोस अवस्था में ना आ गया। किस अवस्था में आ गया, तो ठोस अवस्था में आ गया। यानी जल था, यहाँ भी जल ही है, यहाँ भी फिर से इधर लाएंगे तो फिर जल ही बन जाएगा। यानी क्या है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो पुनः उसको उसी अवस्था में लाया जा सकता है। यानी जल है तो फिर से हम लोग जल बना सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना, तो क्या दूध से दही बन गया और फिर दही से आप दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो उसको बोला जाएगा रासायनिक परिवर्तन। उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर को समझते हैं बहुत अच्छे से। चलिए देखिएगा आप लोग,
बोला गया है कि अंतर समझे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हम लोग को अंतर समझना है। तो सबसे पहले इसको समझिए, बताया किस प्रकार गया है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर, हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पर है भौतिक परिवर्तन और यहाँ पर है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर भौतिक परिवर्तन, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन। जब अंग्रेजी में बात करें तो भौतिक परिवर्तन को फिजिकल चेंज कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन में केमिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज के मतलब हो गया ऊपर ऊपर चेंज। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से लड़ाई किए और मार के मुँह ना खुला दिया, उसके बाद समझिए कि आपको फिजिकली चेंज कर दिया है, ना कि रासायनिक परिवर्तन कर दिया है। अगर रासायनिक परिवर्तन कर दे तो मार देगा तो समझिए कि फिर उसके बाद आप ठीक होने वाला नहीं है। यानी जब आप मार के गोड़ हाथ तोड़ दिए, उसके बाद फिर हमने वही अवस्था में आ जाते हैं। यानी फिर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद फिर से हमने जैसे थे वैसा ही हो जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन उसके बाद चेंज होने वाला नहीं है। चलिए आशा करते हैं आपको अब और बातें क्लियर हो गया होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, नया पदार्थ बनने की बात किया जा रहा है। नया पदार्थ बनने की बात किया जा रहा है, यानी नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन में बनेगा कि रासायनिक परिवर्तन में बनेगा, ये बात समझते हैं हम लोग। तो नया पदार्थ, यहाँ पर बोला गया कि नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे अभी हम आपको समझाएं कि जल से बर्फ़ बनाए, जल से क्या बनाए, तो बर्फ़, और बर्फ़ बना फिर क्या है, नया पदार्थ थोड़ी है। वो दूध से दही बन गया जो कि बिल्कुल नए पदार्थ है, यानी वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही, दूध से क्या होगा, तो दही। यहाँ पर नया परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, दूध जो था दही बन गया, यानी बिल्कुल नाम ही अलग है, स्वाद भी अलग है और देखने में भी बिल्कुल अलग हो रहा है। जैसे देख सकते हैं प्रकृति, यानी किस प्रकृति का होगा, किस प्रकृति का होगा उसको मतलब समझते हैं। जैसे देखिए ये पराया अस्थाई होगा, पराया क्या हो गया, अस्थाई। अस्थाई के मतलब पहले समझिए, अस्थाई मतलब एक जगह स्थाई नहीं रहेगा, उसी को कौन सी बोलते हैं, अस्थाई, जो स्थाई नहीं रहेगा। यानी ये कभी भी अस्थाई रह सकता है भौतिक परिवर्तन। जैसे जल से बर्फ़ बनाए, फिर बर्फ़ से जल बन जाएगा, यानी ये अस्थाई नहीं रहेगा। ये चलते बोल रहा है कि ये पराया अस्थाई होगा। अब ये इसका बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के, तो ये हमेशा अस्थाई होता है। ये बनने के बाद हमेशा क्या हो जाएगा, तो अस्थाई हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं गुण। गुण समझते हैं आप लोग, उसी का बात कर रहे हैं। गुणों में परिवर्तन नहीं, यानी भौतिक परिवर्तन जो होगा उसके गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और इसका गुण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दूध, दूध पहले मीठा लग रहा था, लेकिन दूध से जब दही बना तो वही क्या हो गया, खट्टा हो गया, यानी बिल्कुल नए गुण आ गया है उसमें। अगला बात करते हैं उदाहरण के हम लोग। जैसे जो आप लोग समझा रहे थे आप लोगों के वही एग्जाम्पल आ गया। देखिए बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना और पानी का उबलना। बर्फ़ का पिघलना और पानी का उबलना, ये दोनों जो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी बर्फ़ पिघल गया था, फिर जब बर्फ़ पिघल गया और फिर से तो पानी बन सकता है, यानी फिर से भी बर्फ़ बन सकता है, यानी इसको क्या बोलेंगे, तो भौतिक परिवर्तन। और पानी का उबलना, ये भी क्या है, उबलने के बाद फिर से हम लोग पानी बना सकते हैं, इसका मतलब है कि भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी अस्थायी प्रक्रिया है। चलिए इसको में देखिए कागज़ का जलना, कागज़ के जलना। आप लोग एक कागज़ को जला दीजिएगा, जलाने के बाद फिर से कागज़ बना सकते हैं, बोलेंगे नहीं। अगर कागज़ को जलाएंगे फिर से कागज़ बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि कागज़ नहीं बनेगा, यानी अस्थायी प्रक्रिया हो गया। अब अस्थायी प्रक्रिया है तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला है लोहे पर जंग। लोहे पर जंग, अगर लोहे पर जंग लग गया तो क्या फिर वैसा ही लोहा हो सकता है, तो नहीं। लोहे पर जंग मान लीजिए कि आप छोड़ा लेंगे जंग, लेकिन फिर लोहा के जो अंश होगा थोड़ा थोड़ा जंग लगने के बाद कमते जाता है। लोहा के वजन छोड़िए, समझिए कि लोहा में अगर बार बार उसको पटकेंगे, झाड़ेंगे, जंग छोड़ाएंगे तो क्या होगा, सब जंग के साथ लोहा भी गिर सकता है, यानी क्या हो जाएगा, तो इसमें चेंज हो जाएगा, यानी अस्थायी प्रक्रिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आने के बाद आप लोग समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान।
यानी रासायनिक अभिक्रिया कोई हो रहा है तो उसमें हम लोग कैसे कैसे पहचान कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिए और यहाँ पर बताया भी गया है बहुत अच्छा से। तो आप लोग सबसे पहला बात करते हैं तो इसमें देख सकते हैं रंग में परिवर्तन। अगर कहीं पर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे दूध से दही, दूध से क्या बन रहा है? दही। आप लोग बोलिएगा कि दूध से तो दही बना तो दोनों उजला उजला ही देख रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, दोनों में कलर बिल्कुल अलग होता है जब आप अच्छे से देखिएगा तो। यानी रंग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये पहला पहचान है रासायनिक अभिक्रिया के। दूसरा जो है गैस का निकलना, यानी जब गैस निकलेगा उसमें से वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, यहाँ पर आप लोग पहचान कर सकते हैं। जब अगला हम लोग बात करते हैं इसको देखिए, ताप में परिवर्तन। यानी अगर ताप में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए तो वहाँ भी कौन अभिक्रिया हो रहा है? तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। चलिए बात क्लियर होगा। चौथा देखिएगा तो है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप के मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कभी कपड़ा धोए होंगे, तो कपड़ा धोने के बाद जब मान लीजिए कि बाल्टी में सर्फ के साथ आप लोग कपड़ा को डाले होंगे, जब पानी में सर्फ को डालिएगा उसके बाद कपड़ा को निकालने के बाद उसके अंदर बहुत सारा अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। जो मैल ये सब होता है, गंदा ये सब होता है, वो नीचे क्या होगा? तो नीचे बैठ जाएगा। यानी नीचे क्या होगा? तो नीचे बैठ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोला जाता है अवक्षेप। जो यहाँ पर बैठ जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? तो अवक्षेप होगा। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये जो दिखाई दे रहा है ये नीचे ये वाला है, इसी को बोलते हैं अवक्षेप। इसी को क्या बोलेंगे? तो अवक्षेप बोलेंगे मेरे भाई। और अगला है रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कि रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन तो हो गया, सॉरी, गंध में परिवर्तन। यानी पहले जो गंध था वो कुछ और गंध हो गया। जैसे दूध, दूध तो पहले गंध नहीं दे रहा था, इसे भी समझ सकते हैं कि दूध जो है समझिए कि मीठा गंध है, या फिर उसके बाद दही पूरा खट्टा हो जाता है, उसके बाद तो गंध देने लगता है। यानी गंध में भी क्या होगा? परिवर्तन, वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हम लोग के संकेत विस्तार। क्या है? तो संकेत विस्तार रंग और गैस। पहला जो पढ़े रंग और गैस, उसको मैं कैसे कैसे हो सकता है उसको समझिएगा। जैसे रंग में परिवर्तन, उदाहरण के लिए इसे लोहे पर जंग लगने से रंग क्या हो जाता है? तो भूरा हो जाता है। जब लोहा पर जंग लगेगा तो लोहा के रंग कैसा हो जाएगा? तो भूरा हो जाएगा मेरे भाई। यानी यहाँ रंग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? तो रंग में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रंग कैसा है और यहाँ पर रंग कैसा हो गया। यानी कैसा हो गया? यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि उजला है, और यहाँ पर इसका रंग कैसा हो गया? तो भूरा हो गया। यानी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं? तो हो रहा है। चलिए आगे देखिए, दूसरा क्या पहचान था? तो गैस का निकलना। यानी गैस निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। उदाहरण के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि जब आप सिरका को विनेगर में बेकिंग सोडा से मिलाएंगे उसके बाद CO2 गैस निकलता है। जब सिरका को बेकिंग सोडा में मिलाएंगे तो उसके बाद जो गैस निकलेगा वो क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है तो गैस निकलना ही पहचान किसका है? तो रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो गैस निकल रहा है सब, इसी को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही निकले, कोई भी गैस निकले उसको बोल देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है संकेत के विस्तार में, दो को देख लिए, जैसे दो को देखें उसके बाद तीसरा नंबर है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन जैसे आप लोग समझिए, कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, कुछ जो अभिक्रिया होता है उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, कुछ में अवशोषित होता है, कुछ में तो ऊष्मा निकलता है और कुछ में अवशोषित भी होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। यानी ताप में परिवर्तन हो रहा है। ताप में क्या हो रहा है? तो परिवर्तन। अगला है अवक्षेप का बनना। ये जो दिखाई दे रहा है इसी को क्या बोलेंगे? तो अवक्षेप बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? तो अवक्षेप बोला जाएगा। जो नीचे बैठा हुआ है उजला, इसी को अवक्षेप बोलते हैं। जैसे समझिए, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के
विलयन मिलाने पर सफ़ेद अवक्षेप बनता है। जो आपको दिखाई दे रहा है अब अवक्षेप है, यानी किसका किसका विलयन मिलाए हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के विलयन जब दोनों को आपस में मिला दिए तो मिलाने के बाद अवक्षेप के रूप में सफ़ेद प्राप्त हो रहा है, यानी सफ़ेद रंग के अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो भी कुछ होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। अगला देखिए गंध में परिवर्तन। देखिए नाक इसका कैसा हो गया, यानी गंध में परिवर्तन। जैसे समझिए सड़ी हुई चीज़ों से बदबू आना। कोई चीज़ है, अब वो सड़ गया, सड़ने के बाद उसमें बदबू आने लगा, यानी यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई सब्जी ही है, चाहे आम है, चलिए आम को एग्जांपल लेते हैं। जैसे आम है, आम पहले कैसा धमकेगा, यानी मीठा मीठा एकदम लगेगा कि कखनी मिल जाए, लेकिन उसके बाद उसका गंध कैसा हो जाता है, यानी उसके पास भी आप नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि गंध में क्या होगा, परिवर्तन। जब गंध में परिवर्तन हो गया उसके मतलब वो क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे समझिए आम है, बहुत समझिए कि आम जो है अच्छा वाला आम है और उसके बाद सड़ गया, यानी सड़ा हुआ आम। इसको समझिएगा, आम क्या है, तो सड़ गया। ये आम जो है ये अच्छा वाला है और ये क्या है, तो सड़ा हुआ है। जैसे आम अच्छा है और सड़ गया, अच्छा है तब इसको क्या बोलेंगे, मतलब कोई गंध नहीं है, चाहे फिर मीठा गंध दे रहा है, और सड़ने के बाद गंध भी बिल्कुल अलग हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब देखेंगे कैसे कि भौतिक अभिक्रिया हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से पहचान सकते हैं, क्या आम जो था सड़ गया तो फिर सड़ने के बाद पहले जैसा हो सकता है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी सड़ने के बाद फिर पूरा समझिए कि कचरा में ही जाएगा, यानी यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बस एक स्टेप और है, बस उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। देखिए याद रखने के ट्रिक, यानी कैसे हम लोग याद रख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किन किन परिस्थिति में हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं, पहला तो रंग बोले थे कि रंग में अगर परिवर्तन हो तो वहाँ रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना ये रंग में परिवर्तन का उदाहरण था। अगला है गैस में परिवर्तन, अगर कहीं पर अभिक्रिया हो रहा है उसमें गैस में परिवर्तन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे हम लोग के अभी दिखाए थे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था, यानी गैस निकलना। और देखिए ताप, यानी ऊष्मा चाहे तो निकले चाहे फिर अवशोषण हो, वहाँ भी ताप में अगर परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। और अगला है क्या, तो अवक्षेप का बनना, यानी सफ़ेद रंग के जो अवक्षेप बन रहा था उसका बनना आप लोग को समझा दिए। और एक गंध में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन। चलिए इतना आप लोग को समझ में आया होगा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और कुछ आगे हम बताएंगे उसको समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ से महत्वपूर्ण क्या क्या है, यानी आज के क्लास से हम लोग जो पढ़े उसके लिए आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा याद रखें। सबसे पहले आपको क्या रखना है, तो रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद रखना है, जो आपको सबसे शुरू में हमने बताया। उसके बाद दूसरा बार अभिक्रिया के 5 संकेत, अभिक्रिया के अभी 5 संकेत बताएं क्या क्या है, ट्रिक से आप लोग भी याद रख सकते हैं। यानी रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना, और इसके साथ अगर गंध निकल रहा है तो वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया होगा। देखिए अगला है भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझना है। जो आपको अंतर बताए थे वो अंतर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है और कॉपी किताब में अपना लिख लेना है। अगला देखिए सभी उदाहरण, जो भी हम लोग उदाहरण देखें उसको अच्छे से याद कर लेना है। उसको क्या करना है, तो अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। जो हमने 5 संकेत पढ़ा इसमें से किस में नहीं है, इसका कमेंट करना है। इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे शिखर सीरीज की दूसरी क्लास में। जय हिंद।